स्वागत है छात्रों, एक बार फिर से सुपीरियर कोचिंग सेंटर की इस यूट्यूब चैनल पे, जहां मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक वीडियो संस्कृत की तैयारी करने के लिए और सीखने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र और वर्ण विच्छेद की चर्चा की थी। प्रत्याहार पहले बता माहेश्वर सूत्र, उसके बाद प्रत्याहार और वर्ण विच्छेद की चर्चा की थी, क्योंकि वे सभी चीज़ें जरूरी थी संस्कृत के संधि के विचार से। यदि संधि समझना है तो ये तीन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल, जहाँ की वर्णों का मेल होता है। जहाँ की वर्णों का मेल होता है तो संधि प्रकरण में पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि, तो संधि कहते किसे हैं इसके बारे में देखेंगे। संधि जो है दो वर्णों के मिलने से, दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी बदलाव का ही नाम संधि है। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं संधि। संधि जो है दो वर्णों का मेल है, इसमें दो वर्णों का मेल होता है। यही दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं संधि। जैसे देखेंगे, देव जोड़ इंद्र होता है देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र होता है देवेंद्र। यदि देव में इंद्र को मिलाएंगे तो देवेंद्र होगा। इति में यादि को मिलाएंगे तो बनेगा इत्यादि। तो कैसे बनेगा, तो देखें देव है तो यहाँ है व, और यहाँ देख रहे हैं दो दो वर्ण मिल रहे हैं। तो हमने पढ़ाया था कि किसी भी स्वर व्यंजन वर्ण में हमेशा स्वर मिला होता है। जैसे व है तो व में अ मिला हुआ है, यानी व जो अ है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया अ और यहाँ हो गया ई। ये दो ही वर्ण है, अ और ई, दोनों के मिलने से देख रहे हैं कि वहाँ जाकर ए बन गया है जराकर। तो यह चीज, यही जो बदलाव हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं संधि। तो ये था दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। और संधि में देखेंगे पहले कि संधि में हमेशा दो पद होते हैं। संधि में हमेशा दो पद होते हैं। पहला का नाम है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। संधि जो होगा हमेशा इसमें दिखा है, संधि में हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच संधि होती है। सॉरी, हमें गलती से लिखा गया है। संधि जो हमेशा है वह पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच ही संधि होती है। देखें, देव जो इंद्र होता है देवेंद्र, तो देव को कहेंगे यहाँ पूर्व पद और इंद्र को कहेंगे उत्तर पद। जैसे देव में देखेंगे तो पूर्व पद का वह कौन सा वर्ण है, तो अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ है वह, इसमें अ मिला हुआ है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ई। तो यही संधि जो है हमेशा पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच ही होती है। तो संधि जब भी हम संधि जब भी लिखेंगे या तैयारी करेंगे संधि की, तो उसमें हम लोग को दो ही चीज से मतलब रखनी होती है। पहला तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, दूसरा उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच ही संधि यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण से मतलब रखना है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण से। अब इसके बाद आता है कि संधि प्रकार कितने होते हैं। संधि के जो है प्रकार होते हैं तीन। पहले है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार के होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा का नाम ही है पहला का स्वर संधि, तो स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण यानी पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण था वो भी स्वर है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों यदि स्वर रहेगा, जैसे अ ये स्वर वर्ण है, आ ये स्वर वर्ण है, ये दोनों यदि मिलेंगे तो यही कहलाएंगे स्वर संधि। अ जो आ होता है, आ ये पढ़े भी होंगे, यही चीज है। दो स्वर वर्ण दोनों तरफ यदि स्वर वर्ण होंगे तो वे कहलाएंगे स्वर संधि। जैसे देखेंगे सूर्य जो इंद्र होता है सुरेंद्र, तो देखेंगे र में अ है और यहाँ इंद्र में हरस वही है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण र जिसमें अ है, इंद्र में ई है, तो ई अ और ई के मिलने से क्या बन गया है ए। तो यही जो विकार परिवर्तन हुआ इसी को हम लोग संधि कहते हैं। अब ये था पहला स्वर संधि। दूसरा आएंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन वर्ण के साथ यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वह क्या होगा, तो व्यंजन होगा।
पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, तो व्यंजन होगा। और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी रहे दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ व्यंजन, इस तरफ पूर्व पद का अंतिम वर्ण में व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो है यह स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी हो, लेकिन इस तरफ व्यंजन होना जरूरी है, तब वह कहलाएगा व्यंजन संधि। जैसे देखेंगे दिक जोड़ अम्बरा होता है दिगंबरा, और उत जोड़ चारणम होता है उच्चारणम। यहाँ देखेंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यहाँ देखेंगे क और त हलंत व्यंजन है, इसमें जो है यहाँ स्वर वर्ण है, लेकिन यहाँ जो है व्यंजन वर्ण है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यंजन संधि। ये था हम लोग का व्यंजन संधि। इसके बाद है विसर्ग संधि। सबों के बारे में अलग अलग फिर से पढ़ेंगे, अभी केवल ये समझने के भी उसे है। जैसे अगला है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से, यहाँ पे व्यंजन था, यहाँ स्वर या व्यंजन, इसमें होगा विसर्ग संधि में कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो, यानी लास्ट वर्ण में कुछ भी है, जैसे क है तो विसर्ग है, और इस तरफ स्वर हो या व्यंजन हो कोई भी हो, तो उससे मिलने से विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उसको कहेंगे हम लोग विसर्ग संधि। लेकिन पूर्व पद के अंतिम वर्ण में हमेशा विसर्ग होना चाहिए, और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कुछ भी हो, स्वर हो या व्यंजन हो, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे देखेंगे मनः जोर हरह होता है मनोहर, और निह जोर चय होता है निश्चय। तो देखेंगे पूर्व पद के अंतिम वर्ण में न है, विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग इधर है इधर है, अंतिम वाला से हमको मतलब नहीं रखना, जो भी मतलब हमको पहले वाले से ही रखना, पूर्व पद के अंतिम वर्ण से। अंतिम में यदि विसर्ग होगा तो लगेगा, नहीं होगा नहीं लगेगा। तो यहाँ मनः जोर हरा हो गया मनोहर, निह जोर चय हुआ निश्चय। तो यहाँ देखेंगे न में भी विसर्ग है, यहाँ भी नि में भी विसर्ग है, तो विसर्ग के साथ यहाँ देखेंगे ह है व्यंजन, विसर्ग के साथ यहाँ है च व्यंजन, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि कितने होते हैं। तो स्वर संधि जो है पढ़ेंगे, स्वर संधि होते हैं 5। स्वर संधि जो है यह होते हैं 5। पहला को हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ये 5 है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के प्रकार है। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पूरा स्वर संधि के बारे में। जो भी जिनको भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा उनसे आग्रह है कि वे वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि क्या है? स्वर संधि हो गया। स्वर संधि के बाद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब सभी के बारे में डिटेल्स एक एक करके पढ़ेंगे। यह जो संधि जो विषय है यह थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलेगा। चलिए तो आगे ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के पढ़ने के पहले एक चीज़ समझ ले कि ये जो 5 भेद थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि, ये 5 जो भेद थे स्वर संधि के हैं। इस चलते इन्हें दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि और दीर्घ गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादि स्वर संधि, सबों का नाम स्वर संधि भी दे सकते हैं। तो इसके बाद ध्यान देंगे तो पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि का यह सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि अक एक प्रत्याहार है, अयून ऋलिक दोनों मिलके यक बनता। कौन कौन था? अयून और ऋलिक इससे बनता था। जैसे अ से क बताए थे, इसमें संज्ञा होती थी। अक का मतलब ये 5 वर्ण थे, अ, ई, उ, ऋ, ऋ। यही कहता है अक
क सवर्ण दीर्घ अक के बाद यदि सवर्ण समान वर्ण आता है तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे, जो दोनों में दीर्घ रहेंगे वही बन जाएंगे। जैसे देखेंगे अक, अक मतलब बताए थे अ ई उ ऋ ली होंगे। इसके बाद यदि सवर्ण मतलब होगा वही, चाहे तो ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, यदि समान वर्ण आते हैं तो दोनों मिलने से वे दीर्घ हो जाते हैं, जो दोनों में दीर्घ रहेंगे वही हो जाएंगे। जैसे पहला है अ, तो अ के साथ इसके साथ आ भी आएगा, तो अ या आ के बाद यदि सेम वही चीज आ जाएगा अ या आ, तो दोनों मिलके हमेशा आ ही रहेगा। या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। वैसे ही हरा बड़ी छोटी और बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आता है तो बड़ी ही बनेगा हमेशा। छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ आता है तो इसके बाद बड़ी ऊ ही बनेगा। यदि या इसको ऐसे बोल सकते हैं ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ ही बनेंगे। इसी प्रकार री भी है, ह्रस्व री या दीर्घ री के साथ ह्रस्व री या दीर्घ री आएंगे तो दोनों मिलकर दीर्घ री ही बनेंगे। अब इस तरह से अलग अलग करके देखेंगे, सबों में 4-4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। पहला है जैसे अ या आ के बाद फिर से अ या आ यदि आता है तो दोनों मिलके आ बनेंगे। तो बताइए इसमें 4-4 स्थिति होगी, चाहे तो दोनों में से कोई एक ही आएगा एक ही बार। तो पहले इधर अ रखते हैं तो इधर भी अ रखते हैं, तो अ जोड़ अ होगा आ। उसी प्रकार अ जोड़ आ होगा आ जोड़ अ होगा आ, और आ जोड़ आ होगा आ। उसी प्रकार बड़ी छोटी और बड़ी में आते हैं, छोटी या बड़ी यानी ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ ही बनेंगे। तो होगा ह्रस्व या ह्रस्व बराबर होगा दीर्घ ही, ह्रस्व जो ह्रस्व जो दीर्घ ही होगा दीर्घ ही, दीर्घ ही जो ह्रस्व होगा दीर्घ ही, दीर्घ ही जो दीर्घ ही होगा दीर्घ ही। इसके बाद इसी तरह से ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ बनेंगे। तो ह्रस्व ऊ जो ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा। सब में 4 स्थितियां बनेगी, ह्रस्व ऊ जो दीर्घ ऊ होगा दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ जो ह्रस्व ऊ होगा दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ जो दीर्घ ऊ होगा दीर्घ ऊ। इस तरह से री में भी होगी, ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ स्वर में बताए थे कि दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। इसमें ध्यान देना है कि सब में दीर्घ कौन है, आ या आ। इसमें दीर्घ आ है तो आ हमेशा बनेगा। इसमें दीर्घ कौन है, दीर्घ ही बनेगा। इसमें दीर्घ कौन है, दीर्घ हो, तो इसमें दीर्घ हो बनेंगे। इस तरह से ह्रस्व री या दीर्घ, इसमें दीर्घ कौन है, दीर्घ री, तो सब में दीर्घ ही बनेगा। तो इसमें हमको जरूरत मात्र 2 ही गो का है, इस एक ही गो मात्र लिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें। बनाने के लिए ऐसा बना सकते हैं अलग से करके कि ह्रस्व री जो ह्रस्व री दीर्घ री हो जाएगी, ह्रस्व री जो दीर्घ री हो जाएगी, दीर्घ री जो ह्रस्व री दीर्घ री होंगे, और दीर्घ री जो दीर्घ री होंगे। इस तरह से तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके पूरे उदाहरण के बारे में, किस तरह से संधि करें ताकि हम लोग को सभी चीज़ को आसान हो जाए, संधि कभी भूले ही नहीं। तो इसका आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चलते आज का वीडियो इतना ही रहेगा। इसके बाद अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके जो उदाहरण हैं किस तरह से हम करें ताकि आसानी से सभी चीज़ समझ में आ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, पर डे इस वीडियो को देखिए, देखते के साथ इसको लिखिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।